पाठ 18 जाना पहचाना अजनबी। जेल की दुकान में जिमी वैलेंटाइन बड़ी तन्मयता से जूते सिलने का काम कर रहा था। तभी चौकीदार वहां आया और उसे अपने साथ सामने वाले ऑफिस में वार्डन के पास ले गया। आओ जिमी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कल सुबह तुम यहां से रिहा कर दिए जाओगे। वार्डन ने उसे क्षमादान का कागज थमाते हुए कहा। कागज थामते हुए जिमी ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। वास्तव में 4 वर्ष की कैद में से अब तक 10 महीने की सजा तो वह काट ही चुका था, जबकि उसे उम्मीद थी कि अधिक से अधिक 3 महीने ही अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका दोस्त माइक उसकी सजा माफ करवाने की कोशिश में लगा था। तो जिमी, वार्डन ने उसे समझाते हुए कहा, अब आदमी बनकर दिखाओ। मैं जानता हूं कि तुम दिल के बहुत भले हो। अब ये तिजोरियां विजोरियां तोड़ना छोड़ो। मैं और तिजोरी? जिमी ने आश्चर्य से कहा। वार्डन हंसा। कभी नहीं। फिर स्प्रिंगफील्ड में हुई चोरी के जुर्म में तुम्हें क्यों पकड़ा गया? स्प्रिंगफील्ड और मैं? जिमी ने बड़ी मासूमियत से कहा। वार्डन साहब, मैं तो कभी स्प्रिंगफील्ड गया ही नहीं। क्रोनिन, इसे ले जाओ। वार्डन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह 7 बजे इसे रिहा कर देना। फिर जिमी की ओर देखते हुए कहा, और हां, मेरी बात पर ध्यान देना जिमी। अगले दिन सुबह जिमी वार्डन के ऑफिस में खड़ा था। उसके बदन पर चुस्त भड़कीला सूट था और पैरों में चरमराने वाले जूते, जो जेल अधिकारियों की ओर से जेल से छूटने वाले सभी अपराधियों को दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त उसे रेल की एक टिकट और $5 भी मिले थे। कानून के रखवालों का ये मानना था कि इसकी सहायता से वह फिर से नेक और खाता पीता नागरिक बन जाएगा। जेल के रजिस्टर में जिमी वैलेंटाइन 9762 के आगे गवर्नर द्वारा क्षमादान लिख दिया गया और मिस्टर जिमी वैलेंटाइन बाहर की खिली धूप में निकल आए। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट, मधुर संगीत, झूमते पेड़ों और महकते फूलों को अनदेखा अनसुना करते हुए जिमी एक रेस्तरां में घुसा। वहां उसने नाश्ते के साथ आजादी का पहला स्वाद चखा। बाहर निकलकर उसने रेस्तरां के दरवाजे पर बैठे अंधे की टोपी की ओर एक सिक्का उछाला और स्टेशन की ओर चल दिया। 3 घंटे बाद वह माइक डॉलन के कैफे में था। माफ करना जिमी, स्प्रिंगफील्ड में चोरी के बाद बहुत हंगामा हुआ, जिसके कारण क्षमादान दिलवाने में हमें ज्यादा समय लग गया। माइक ने लाचारी जताते हुए कहा। कोई बात नहीं माइक, मेरी चाबी देना, जिमी ने कहा। माइक ने उसे चाबी थमा दी। चाबी लेकर जिमी ने अपना कमरा खोला और अंदर चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़ कर गया था। जिमी ने आगे बढ़कर दीवार में बनी अलमारी से अपनी अटैची निकाली। उस पर धूल की परत जम चुकी थी। कुछ देर वह अटैची में रखे अपने अनमोल खजाने को निहारता रहा। बर्मा, क्लैंप और ना जाने ऐसे ही कितने अजीबोगरीब औजार, खास तरह के स्टील के बने हुए। इनमें से कई तो जिमी ने स्वयं बनाए थे। जिमी ने बड़ी लगन से अपनी अटैची साफ की और आधे घंटे बाद वह नीचे था। उसने अब बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में वही अटैची थी। 1 सप्ताह बाद रिचमंड, इंडियाना में एक तिजोरी को बड़ी सफाई से खाली कर दिया गया। उसके 2 सप्ताह बाद लोगन स्पोर्ट में एक नई और मजबूत तिजोरी को बहुत आसानी से खोलकर उसमें से $1500 साफ कर लिए गए। कुछ समय बाद ही जेफरसन शहर में एक तिजोरी से $5000 चोरी हो गए। यह बहुत बड़ा नुकसान था। इन वारदातों का पुलिस अफसर बेन प्राइस की नजर में आना स्वाभाविक था। बेन प्राइस ऐसे ही बड़े मामलों की छानबीन करता था। अब वह इस काम पर लग गया। बेन प्राइस पहले ही जिमी की आदतों से अच्छी तरह परिचित था। बेन प्राइस जानता था कि जिमी अकेले ही काम करता है। वह काम होते ही दूर किसी दूसरे शहर चला जाता है। एक दिन दोपहर में जिमी अपनी अटैची लिए हुए एक छोटे से शहर एल्मोर पहुंचा। स्टेशन से सवारी लेने की बजाय वह पैदल ही होटल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उससे नजर मिलते ही जिमी भूल गया कि वह कौन है। क्षण भर में ही वह कोई दूसरा व्यक्ति बन गया था। लड़की भी जिमी को देखकर ठिठक गई, क्योंकि जिमी का व्यक्तित्व भी कम आकर्षक नहीं था। पल भर बाद ही लड़की बगल के एल्मोर बैंक के अंदर चली गई।
ये पॉली सिंपलसन ही है ना? जिमी ने बड़ी चालाकी से पास खड़े एक लड़के से पूछा। नहीं, ये एनाबेल एडम्स है। लड़के ने बताया। ये बैंक इसके पिता का है। जिमी मन ही मन कुछ तय करते हुए होटल पहुंचा। वहां वह रैल्फ डी स्पेंसर के नाम से कमरा लेकर रुक गया। साल के अंत में रैल्फ डी स्पेंसर की स्थिति इस प्रकार थी। उसे समाज में आदर और मान्यता मिल गई थी। उसकी जूते की दुकान खूब चल रही थी। कुछ दिनों के बाद ही उसकी और एनाबेल एडम्स की शादी होने वाली थी। एक दिन उसने सेंट लुइस स्थित अपने मित्र को एक पत्र लिखा। प्रिय दोस्त, बुधवार की रात 9 बजे लिटिल रॉक में सलीवन के घर मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मेरे कुछ छोटे मोटे काम हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि तुम पूरा कर दो। मैं तुम्हें अपने औजार भी भेंट करना चाहता हूं। मुझे पता है इन्हें पाकर तुम्हें खुशी होगी। और हां बिली, अपना पुराना धंधा मैंने छोड़ दिया है। 1 साल हो गया। मेरे पास एक अच्छी दुकान है। ईमानदारी से जीवन बिता रहा हूं। और अब से 2 सप्ताह बाद मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की से शादी करने जा रहा हूं। यही जिंदगी है बिली, ईमानदार जिंदगी। $1 अरब के लिए भी मैं दूसरों के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। शादी करने के बाद मैं सब कुछ बेचकर कहीं और चला जाऊंगा, जहां मुझे अपनी पुरानी जिंदगी से कोई खतरा नहीं रहेगा। सच कहता हूं बिली, वह बहुत अच्छी है। उसे मुझ पर विश्वास है। सारी दुनिया मिल जाए फिर भी अब मैं ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहूंगा। सलीवन के घर जरूर आना। मुझे हर हाल में तुमसे मिलना है। औजार मैं अपने साथ लेता आऊंगा। तुम्हारा दोस्त जिमी। उसी रात जिमी को ढूंढता हुआ बेन प्राइस भी एल्मोर पहुंचा। शहर में उसे जो कुछ भी पता करना था कर लिया। तो जिमी मिस्टर एडम्स की बेटी से शादी करने जा रहा है, बेन ने अपने आप से कहा। बुधवार की सुबह नाश्ता करने के बाद जिमी को अपनी शादी के कपड़े सिलवाने के लिए लिटिल रॉक जाना था और इसी बहाने वह अपनी बहुमूल्य अटैची अपने दोस्त के सुपुर्द करने वाला था। उस दिन एडम्स परिवार जिमी को साथ लेकर बैंक पहुंचा। जिमी के साथ उसकी अटैची भी थी। एडम्स साहब ने हाल ही में अपने एल्मोर बैंक में नई तिजोरी लगवाई थी। वह अपने परिवार वालों को तिजोरी दिखा रहे थे। एनाबेल की बड़ी बहन की 2 बेटियां मे और अगाथा कभी तिजोरी के चमकते हुए दरवाजे को छूती तो कभी उसके ताले को। एडम्स साहब अपने होने वाले दामाद को तिजोरी के ताले की विशेषता बता रहे थे, लेकिन स्पेंसर साहब उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। कुछ दूरी पर खड़ा बेन प्राइस बड़ी उत्सुकता से सारी गतिविधियों को देख रहा था। तभी अचानक किसी बच्चे और औरत के चीखने की आवाज आई। हुआ यूं था कि खेल ही खेल में मे ने अगाथा को उस तिजोरी में घुसाकर ताले का नंबर घुमा दिया था, जिससे दरवाजा बंद हो गया था। मिस्टर एडम्स ने तिजोरी के हैंडल को कई तरह से घुमाया, लेकिन असफल रहे। निराश होकर उन्होंने कहा, यह ताला खास नंबर मिलाने से ही खुलेगा और वो नंबर अभी सेट ही नहीं किया गया है। अगाथा की मां पागलों की तरह चीख रही थी। दरवाजा तोड़ दो, मेरी बच्ची मर जाएगी, कोई कुछ तो करो। वह बेतहाशा दरवाजे को पीटती जा रही थी। आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस दरवाजे को खोल सके, एडम साहब ने कांपती आवाज में कहा। हे भगवान, स्पेंसर, अब हम क्या करें? एनाबेल ने जिमी की ओर देखा और कहा, रेल्फ, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? एनाबेल की आंखों में पीड़ा थी पर निराशा नहीं। रेल्फ ने उसकी ओर हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा। उसने अपना कोट उतार फेंका और कमीज की बाहें मोड़ने लगा। रेल्फ स्पेंसर की जगह अब जिमी वैलेंटाइन ने ले ली थी। आप सभी लोग दरवाजे के सामने से हट जाएं। वहां खड़े लोगों को जिमी ने आदेश दिया। आसपास की भीड़ से बेखबर होकर उसने अपनी अटैची खोली और औजार निकाले। साथ ही वह धीरे धीरे सीटी भी बजाने लगा। काम करते समय अक्सर वह ऐसा ही करता था। कुछ क्षणों में ही जिमी का प्यारा बर्मा स्टील के दरवाजे में बड़ी आसानी से छेद कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया था और लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी कारीगरी को देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में जिमी ने तिजोरी का दरवाजा खोल दिया था। बेहोशी की कगार पर पहुंच चुकी अगाथा को उसकी मां ने गोद में उठा लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगी। जिमी ने अपना कोट पहना और चुपचाप बैंक के दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगा। बढ़ते समय उसे लगा कि किसी ने उसे पुकारा, रेल्फ, लेकिन वह रुका नहीं।
दरवाजे पर लगभग उसका रास्ता रोके हुए बेन प्राइस खड़ा था। हेलो बेन। जिमी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। आखिर तुम पहुंच ही गए। चलो चलते हैं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है आपसे कोई गलती हो गई है मिस्टर स्पेंसर। बेन प्राइस की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। मैं आपको नहीं जानता। बाहर खड़ी बग्घी शायद आप ही का इंतजार कर रही है ना? इतना कहकर बेन प्राइस मुड़ा और बाहर निकलकर ओझल हो गया।